देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDE 143 प्रेमचंद। और हम लोग इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। और एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको जाने वाला नहीं है। जो जो मैं करवा रहा हूं उसको जरूर करके जाइएगा, खास तौर से इंपॉर्टेंट हम लोग जरूर करेंगे। और इस सब्जेक्ट में यानी इसका अभी एग्जाम देने जाओगे ना तो BHD 143 का, तो इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी एग्जाम में आती भाई मेरे, याद रखिएगा। और संदर्भ सहित व्याख्या भी मैं आपको जरूर बता दूंगा कि कौन कौन सा आपको करके जानी है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भाई मेरे। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता बताओ। भाई जो प्रेमचंद है ये किस प्रकार की कहानी लिखते हैं, यानी इनकी प्रेमचंद की जो कहानियां है उसकी विशेषता मतलब खासियत बताओ, किस प्रकार की कहानी जो है प्रेमचंद लिखते हैं, ठीक है। यानी मुंशी प्रेमचंद को कह सकते भाई मेरे सबसे बड़ा कहानीकार माना जाता है। भारत में अगर किसी कोई व्यक्ति कहानियों लिखने का कह सकते सबसे बड़ा व्यक्ति है तो भाई प्रेमचंद है, या इनको जनक कहा जाता है, कह सकते कहानियों के पिता माने जाते हैं, जिन्होंने कह सकते कि भारतीय समाज पर जितनी कहानियां लिखी हैं वो सारी भाई मेरे बिल्कुल रियल कहानी है। इन्होंने अपनी कहानियों में किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, गरीबी के बारे में, ठीक है, हर सामाजिक समस्या पर अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बात को लिखा है तो भाई मेरे प्रेमचंद है। उनकी कहानियों में अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से हंसी मजाक में, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बात कहने वाले और हर एक सामाजिक समस्या पर लिखने वाले कहानीकार कौन है भाई मेरे, मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी कहानी के यथार्थवादी युग के कथाकार है। यानी यथार्थवादी मतलब क्या होता है भाई, रियल कहानी लिखते हैं, झूठी काल्पनिक कहानी लिखते हैं प्रेमचंद। आप लोगों ने कहानियां बहुत पढ़ी होगी, कई बार होता भाई कभी ना काल्पनिक कहानी लिखता, बनावटी झूठी का, काल्पनिक मतलब इमेजिनेशन वाली कहानी लिख देता है, इमेजिन करके लिख दिया। जैसे प्रेम मोहब्बत की जो कहानी होती है ना, श्रृंगार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो प्रेमचंद जो है कैसी कहानी लिखते हैं भाई, यथार्थवादी, यानी जो सामाजिक सच्चाई है उस सामाजिक सच्चाई को उन्होंने अपनी कहानियों में लिखा, ठीक है भाई। हमारे समाज में किसानों की समस्या थी, उनका शोषण व दमन हो रहा था, तो इस प्रकार की यथार्थवादी कहानी प्रेमचंद ने लिखी है। उन्होंने हिंदी कहानी में केवल मनोरंजन का साधन ना बना करके, प्रेमचंद कहते भाई कहानी जो है केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कि आपका भाई मनोरंजन करना कहानियों का उद्देश्य नहीं है, बल्कि सामाजिक यथार्थ, समाज की सच्चाई क्या है भाई, समाज में गरीबी है, समाज में शोषण है, समाज में किसानों के साथ भाई अत्याचार हो रहा है, किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया है, पूंजीपति जो है अमीर आदमी किसानों का शोषण दमन कर रहे हैं, साहूकार कर रहे हैं। इस प्रकार के सामाजिक यथार्थ को लिखने वाला कहानीकार कौन है भाई मेरे, मुंशी प्रेमचंद है। उनकी कहानियां भारतीय जीवन को बताती हैं, यानी हम लोगों का जीवन कैसा है। उन्होंने ग्रामीण समाज की, यानी हमारा जो गांव का समाज है उसकी कह सकते सच्ची तस्वीर, यानी रियल इमेज जिसको हम बोलते भाई, बिल्कुल सच्चाई लिखने वाले कहानीकार कौन है भाई मेरे, प्रेमचंद हैं, ठीक है। यानी कैसा कहानीकार है, यथार्थवादी कहानीकार है। यथार्थवादी मतलब यानी रियल स्टोरी लिखते हैं, यानी जो जमीन की हकीकत है, जमीन की जो सच्चाई है। अरे भाई किसानों के बारे में लिखा इन्होंने, ठीक है। इन्होंने अपनी कहानियों में महिलाओं के बारे में लिखा, विधवाओं के बारे में इसका जिक्र किया है, ठीक है। और अपनी कहानियों में अगर आप देखोगे तो जीवों के प्रति दया की भी बात करते हुए कहानियों में देखते हैं। न्याय की पंच परमेश्वर जैसी कहानियों में ये न्याय की बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ईदगाह जैसी कहानियों में एक बच्चे बाल उमंग की कविता लिखने वाले कहानीकार कौन है भाई मेरे, प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद की पहली विशेषता क्या है भाई मेरे, यथार्थवादी कहानीकार है। यानी प्रेमचंद की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यथार्थवादी, यानी रियल कहानियां है, सच्चाई है भाई, झूठी काल्पनिक कहानी नहीं लिखते, इसका मतलब यह है। यानी उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाइयों को अपनी कहानियों में लिखा है भाई। इनकी कहानियों में गरीबी पर लिखा। दूसरा, इन्होंने किसानों के शोषण को लिखा, किसानों का शोषण है, मजदूरों का शोषण है, महिलाओं का शोषण है, ठीक है। सामाजिक विषमता, समाज में विषमता यानी गैर बराबरी समाज में भरी हुई है, अमीर और गरीब की जो खाई और समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, इस प्रकार के कहानियों को लिखने वाले भाई मेरे प्रेमचंद है। दूसरा, हमारे समाज में जो अन्याय है कि भाई पैसे वाला आदमी किस प्रकार से गरीब आदमी का शोषण करता है, जो पूंजीपति है, या हमारे यहाँ पर जमींदारी पर था लंबे समय, भाई जमींदार जो होता था किसानों से खेती करवाता था और किसानों से भाई मेरे उन पर खूब सारा टैक्स वैक्स लेता था,
तो यानी उन्होंने अन्याय जैसी यानी यथार्थवादी कहानी लिखा। जैसे प्रेमचंद की कहानी भाई पूस की रात, पूस की रात कहानी में प्रेमचंद कह सकते हो कि हल्कू जैसे किसान के बारे में लिखते हैं जो हमारे समाज की सच्चाई है। भाई हमारे यहाँ तो किसान भाई साहूकार से महाजन से पैसे लेकर के खेती करता है और साहूकार महाजन इतना ज्यादा उस पर कर हो जाता है, बेचारा न खेती कर पाता न कुछ कर पाता है। तो प्रेमचंद अपनी कहानियों में कह सकते हो कि यथार्थवादी कहानीकार है और कफन जैसी कहानियों को लिखा है। कफन कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से शोषण व दमन होता रहता है। ठीक है, तो प्रेमचंद की चाहे पूस की रात कहानी है, चाहे उनकी कफन कहानी है, अगर आप इनको पढ़ोगे, इन कहानियों को पढ़ेंगे, शतरंज के खिलाड़ी इनकी कहानी है। ठीक है, ये कहानियां बिल्कुल रियल स्टोरी हैं जो किसानों की दुख दर्द, साहूकारों की अगर हम बात करेंगे तो यथार्थवादी कहानीकार हैं। दूसरा प्रेमचंद की विशेषता भाई ग्रामीण जीवन का चित्रण किया है। प्रेमचंद अपनी कहानियों भाई मेरे गांव की कहानियां बहुत ज्यादा लिखते हैं। जिसे प्रेमचंद की ज्यादातर जो कहानियां हैं वो गांव और किसानों के जीवन पर डिपेंड करती हैं। यानी प्रेमचंद भाई मेरे ज्यादातर कैसी कहानी लिखते हैं, गांव के विषय के बारे में इन्होंने अपनी कहानियों में ज्यादातर लिखा है, या गांव का जो चित्रण है वो प्रेमचंद की कहानियों में मिलता है। जैसे इन्होंने अपनी कहानियों में खेत खलिहान, खेतों के बारे में, जैसे बैलों का जिक्र करते, दो बैलों की कथा भाई यानी किस प्रकार से खेती किसानी से जुड़ी कहानी है। साहूकार और किसान के संबंध, जैसे अगर आप पूस की रात कहानी को पढ़ेंगे तो किसकी बात करते हैं, साहूकार और किसान के संबंध कैसे, जिससे महाजन का हम जिक्र करते हैं भाई, जिससे किसान पैसे लेकर के ऋण लेकर के खेती करता है। पंच परमेश्वर को जो अगर आप पढ़ोगे तो पंच परमेश्वर इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, वो भी एक प्रकार से गांव में न्याय व्यवस्था कैसे हमारे समाज में रही बताती है। तो प्रेमचंद अपनी कहानियों में कह सकते भाई ग्रामीण जीवन के बारे में, गांव का जो जीवन है, गांव में किसानों के बारे में, साहूकार के बारे में, खेत खलिहान के बारे में, बैलों के बारे में, ठीक है, या गांव में जो न्याय व्यवस्था, पंच परमेश्वर जैसी कहानियों में कह सकते उन्होंने गांव का सजीव चित्रण किया है। ज्यादातर ग्रामीण कहानियां भाई कौन लिखता है, प्रेमचंद लिखते हैं। ठीक है, गांव की कहानियां ग्रामीण जीवन से संबंधित, जैसे प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, या अगर आप इनका उपन्यास गोदान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से गांव के जीवन के बारे में और ग्रामीण लोगों के बारे में अपनी कहानियों में लिखा है। तीसरी अगर बात करें सामाजिक विषमता, सामाजिक सच्चाई, समाज में जो सच्चाई है, समाज में जो समस्या है भाई, सामाजिक बुराइयों पर सबसे ज्यादा तीखा प्रहार प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किया है। जैसे भाई हमारे समाज में जातिवाद है, सबको पता भाई हमारे समाज में जातिवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हमारे समाज में भाई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, शूद्र हैं। ठीक है, और आप सबको पता भाई कि ब्राह्मण जो है वो एक दूसरे जाति में शादी विवाह नहीं किया जाता है। तो समाज में जो जातिवाद है वो बहुत गहरे से फैला हुआ है। जाति के नाम पर शोषण व दमन समाज में है, इसको लेकर के उन्होंने कहानी लिखी। दूसरा महिलाओं का शोषण जिस प्रकार से होता हमारे समाज में, भाई महिलाओं को जिस प्रकार से आजादी नहीं मिलती है, महिला जो है कह सकते भाई जब जन्म होता है, लड़की है तो अपने पिता पर आश्रित है, डिपेंडेंट है, और जब बड़ी हो जाती, शादी हो जाती तो पति पर डिपेंडेंट है, और कह सकते जब बूढ़ी हो जाती है तो पुत्र पर यानी लड़के पर डिपेंड हो जाती है। तो महिला हमेशा क्या भाई शोषण का शिकार है, हमेशा वह पुरुषों पर ही निर्भर है। स्वतंत्र रूप से महिला कोई फैसला नहीं कर पा रही है। इसको बोलते हैं नारी शोषण की जो समस्या है, किस प्रकार से पुरुषवादी जो समाज है महिलाओं के अपने चंगुल में रखता है और किस प्रकार से उन पर कंट्रोल रखता है, ऐसी कहानियां प्रेमचंद ने नारी शोषण की कहानियां लिखी। सेवा सदन जैसे उपन्यास में उन्होंने महिलाओं के बारे में जिस प्रकार से लिखा, ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे तो विधवा जीवन की जो समस्या है या वैश्याओं के बारे में जब वो खास तौर से जिक्र करते हैं कि महिलाओं का जिक्र करने में जो वैश्यावृत्ति का जिक्र करते हैं, ठीक है, तो सेवा सदन उनका उपन्यास पढ़ेंगे या उनका निर्मला आप पढ़ेंगे, पंच परमेश्वर ईदगाह है, इसमें कह सकते हैं उन्होंने समाज में विषमताओं का जिक्र किया। भाई समाज में दहेज का भी तो जिक्र करते हैं, भाई जिसके पास पैसा नहीं है ऐसे माँ बाप अपनी लड़की की शादी उम्र दराज लड़के शादी कर देते, उम्र दराज ज्यादा उम्र बड़ा उम्र का आदमी भाई शादी कर देते पहले के जमाने में, समझ गए। जैसे लड़की 20 साल की है, जिस लड़के शादी करे वो 45-50 साल का हो सकता है, जिसके पास पैसा नहीं होता भाई मेरे ना, ऐसे पहले के टाइम में बड़े बड़े, इसको बोलते हैं अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ शादी होती थी, इसको बोलते हैं बेमेल विवाह करते थे। वे लड़की उम्र 20-22 साल है और शादी जिससे हो रही 50-55 साल का है, यानी आधा वो पैसे वाला आदमी होता था, साहूकार,
और ऐसे गरीब आदमी भाई ऐसे शादी कर देते थे। तो अब यानी दहेज, जिसके पास पैसा दहेज नहीं होता था ना, दहेज नहीं होता, ऐसे शादी वादी हो जाती थी। ठीक है, प्रेमचंद अपनी कहानियों में इसका भी जिक्र करते हैं। उनकी कहानी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वृद्धों की उपेक्षा, भाई हमारे समाज में किस प्रकार से बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा की जाती है, उनको दुत्कारा जाता है, इस प्रकार की कहानी। जैसे प्रेमचंद की कहानियों में अगर आप देखेंगे वापसी जैसी कहानियों को, भाई प्रेमचंद अपनी कहानियों में बताते हैं कि हमारे समाज में जो बूढ़े, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता भाई उसको समाज में घर में कोई वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वृद्धों की अपेक्षा होती, बूढ़े लोगों की जो अपेक्षा की जाती है, इस प्रकार की कहानी, यानी सामाजिक समस्याएं जो है, समाज में जातिवाद है, समाज में शोषण है, महिलाओं के साथ भैया शोषण दमन हो रहा है, दहेज प्रथा समाज में भरी हुई है, या ये इस प्रकार की कहानियां प्रेमचंद ने लिखी है भाई मेरे। अगला मानवीय संवेदना, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में भाई मेरे मानव के हृदय में जो संवेदना है, जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, प्रेम है, इसको भी अपनी कहानियों से लिखने का प्रयास किया है। प्रेमचंद अपनी कहानियों में जो दुखी है, जो शोषित है, उसके प्रति भाई इनकी सहानुभूति है। ठीक है, जैसे ईदगाह कहानी को हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि किस प्रकार से बूढ़ी जो दादी है वो अपने पोते के प्रति कितना इमोशनल है। या हम दो बैलों की कथा सुनते हैं, उस कहानी के जरिए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हीरा और मोती अपने मालिक से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, तो यानी प्रेमचंद अपनी कहानियों में कह सकते हैं मानवीय संवेदनाओं को लिख रहे। संवेदना मतलब फीलिंग्स होती है भाई मेरे, फीलिंग जो है, जिसे फीलिंग हो सकता प्रेम हो, ये भी तो एक प्रकार की संवेदना, प्रेम है, समर्पण है, त्याग है किसी के प्रति। यानी एक जानवर भी कितना प्रेम कर रहा किसी मनुष्य से, समझ गए। ये हमको कह सकते हैं कि दो बैलों की कथा बताती है। ईदगाह कहानी को पढ़ते हैं तो जो बुढ़िया दादी है उसका दुख कितना अपने पोते को लेकर के। कफन जैसी कहानियां मानवीय संवेदनाओं को उजागर करने वाली कहानियां हैं। ठीक है, तो भाई मेरे कह सकते प्रेमचंद जो है मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी भी कह सकते स्टोरी और कहानियां इनकी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। नैतिकता और सुधारवादी दृष्टिकोण भी लिखते हैं। प्रेमचंद अपनी कहानियों में समाज सुधार का भी संदेश देते हैं। प्रेमचंद भाई मेरे पंच परमेश्वर जैसी कहानियों से संदेश देते हैं कि न्याय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुधार की कहानियां भी प्रेमचंद ने लिखी है। सत्य और नैतिकता का समर्थन करते हैं और अन्याय का विरोध करने वाला कहानीकार कौन है? प्रेमचंद है। प्रेमचंद अपनी कहानियों में हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने अन्याय का विरोध किया है। ठीक है, न्याय के समर्थक कौन है? प्रेमचंद हैं। सत्य और नैतिकता की बातें करते हैं प्रेमचंद। ठीक है, यानी इनकी कहानियों को पढ़ेंगे, जैसे पंच परमेश्वर को अगर आप पढ़ोगे तो क्या पंच परमेश्वर कहानी में भाई न्याय की बात हो रही ना। ठीक है, यानी समाज सुधारक भी भाई प्रेमचंद हैं। यानी अपनी कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद समाज को जगाने का भी प्रयास करते हैं कि सामाजिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास जो है प्रेमचंद की कहानियों में समाज सुधारक भी हैं। सशक्त चरित्र चित्रण करते हैं भाई प्रेमचंद अपनी कहानियों में। जो कैरेक्टर है यानी जो चरित्र हैं उसको बहुत निखारने वाला कहानीकार है प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानियों में जो भी पात्र यानी जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो हीरो कह सकते हैं या नायक नायिका हैं, उनके जीवन को बहुत जैसे सजीव चित्रण करते हैं, रियल लगता है। पात्र ना तो काल्पनिक लगते हैं ना तो अपूर्ण लगते हैं। जैसे पूस की रात कहानी को पढ़ोगे तो हल्कू ऐसा किसान दिखाई देता है कि लगता कि भाई मेरे सच में इसको तकलीफ है। रियल ईदगाह कहानी में जब हम हामिद जैसे छोटे बच्चे को पढ़ते हैं तो पता चलता कि वो दादी के प्रति कितना प्रेम और प्यार से भरा हुआ बच्चा, कितना समझदार बच्चा है। तो हामिद जैसे कैरेक्टर के माध्यम से वो बताते हैं कि एक बच्चा अपनी दादी से कितना प्रेम करता है। ठीक है, यानी अपने लिए खिलौने नहीं खरीदता, बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीद करके ले जाता है। कफन जैसी कहानी में धीसू और माधव के माध्यम से बताते कि यानी कह सकते धीसू और माधव कह सकते कितने आलसी व्यक्ति हैं। कफन कहानी में प्रेमचंद इस बात को बताते हैं। यानी प्रेमचंद कहानी तो लिखते हैं लेकिन अपनी कहानियों में जो उनके कैरेक्टर हैं यानी जो पात्र हैं, पात्र इतने बढ़िया है, इतने कैरेक्टर हैं जैसे रियल कैरेक्टर लगते हैं आप, यानी रियल लोग हैं। जैसे हल्कू है, हामिद है। ठीक है, यानी इनके जो पात्र हैं वो इतना सशक्त माध्यम से मानसिक द्वंद्व और परिस्थितियों के संघर्ष को कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने जी ने अपनी कहानियों में दिखाया है। ठीक है, सरल और प्रभावशाली भाषा भाई मेरे प्रेमचंद की। प्रेमचंद बहुत ज्यादा सरल भाषा में, ग्रामीण भाषा में और कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में लिखते हैं। एक बात याद रखिए भाई मेरे, जो प्रेमचंद थे ना उर्दू से हिंदी में आए हैं। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, याद रखिएगा। उर्दू से हिंदी में जिसने ट्रांसफर किया वो प्रेमचंद है, समझ सकते हो।
पहले प्रेमचंद भाई मेरे उर्दू में लिखते थे, उर्दू में इन्होंने कहानी लिखी, उपन्यास सारी उर्दू में लिखते थे। बाद में कह सकते हैं हिंदी में इन्होंने जब लिखना शुरू, कह सकते हो कि भाई इन्होंने चमत्कार कर दिया, रातों रात अगर किसी की किस्मत बदली है तो भाई प्रेमचंद की किस्मत बदल गई। यानी जब उर्दू में लिखते थे इनको कोई खास जानता नहीं था, जब उर्दू में लिखते थे उतना फेमस नहीं हुए, लेकिन जब इन्होंने उर्दू से हिंदी भाषा में लिखना शुरू किया तो कह सकते कि इनकी पूरा जीवन बदल गया, पूरी लाइफ बदल गई है। तो हिंदी और उर्दू के शब्दों का प्रभाव हमें प्रेमचंद की कहानियों में दिखाई देता है। हिंदी और उर्दू के शब्द खूब बोलते हैं, बोलचाल की भाषा का सहज प्रयोग है, क्योंकि प्रेमचंद अगर आप देखें बनारस के इलाके के आदमी है, बनारस वाराणसी से आते हैं, तो इनकी कहानियों में अगर आप देखेंगे तो अवधी भाषा दिखाई देगी, या भोजपुरी, मैथिली, मगही, या कह सकते हो कि उत्तर भारतीय या हिंदी का जबरदस्त हिंदी इनके पास है। दूसरा, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर इनकी पकड़ हमको दिखाई देती है। तो भाषा इनकी बहुत प्रभावशाली भाषा है। अगर भाषा की बात करेंगे तो भाषा इनके पास, उर्दू भी इनको जबरदस्त आती है, क्योंकि पहले उर्दू में ही लिखते थे प्रेमचंद। अरे उर्दू से हिंदी में आए हैं भाई मेरे, पहले उर्दू लिखते थे, उर्दू इनको जबरदस्त आती है, तो बाद में इन्होंने ट्रांसफर कर लिया, हिंदी में लिखना शुरू किया। और मैंने बताया कि रहने वाले कहाँ के हैं, तो भाई बनारस वाराणसी से आते हैं, तो कह सकते हैं कि भाषा पर पकड़ भी इनकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं बहुत ज्यादा सरल ढंग से और बहुत ज्यादा सहज ढंग से कह सकते हैं प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में सामान्य, इनको कहानियों को पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतर कहानियां लिखी हैं, और कह सकते हैं इनसे बड़ा कहानीकार भारत में नहीं हुआ है। ये प्रेमचंद की कहानियों की भाई मेरे क्या है विशेषता है, जितनी भी हम लोग इस चैप्टर में कहानियां पढ़ेंगे वो बहुत सारी नंबर 1 की कहानियां हैं। ठीक है, जो समाज को संदेश देती हैं, जो समाज की असमानता को बताती हैं, जो शोषण को बताती हैं। प्रेमचंद अपनी कहानियों में किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, ठीक है, या कह सकते हो कि महिलाओं के समस्या क्या है, विधवाओं के बारे में, वैश्यावृत्ति जैसे जैसे विषयों पर कह सकते हैं उन्होंने अपनी कहानियों को लिखा है। तो भाई प्रेमचंद को लेकर के आपको प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता बताइए, या प्रेमचंद की कहानियां किस प्रकार की हैं, या प्रेमचंद की कहानियों की शैलीगत विशेषता बताइए। इस प्रकार का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आपको यही लिख करके आना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का सार सरल शब्दों में बताइए। ईदगाह भाई मेरे इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है, और ईदगाह कहानी जो है इनकी भाई मेरे, उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आने वाला है। ईदगाह क्या है कि एक बच्ची की कहानी है जिसका नाम है भाई मेरे हामिद है। हामिद और एक उसकी दादी है, ठीक है, अमीना उसका नाम है, काफी उनकी एज हो चुकी है। दादी और पोती की कहानी है भाई मेरे, ईदगाह की कहानी है। ठीक है, एक मुस्लिम बच्चा है, और बाल मन की जो कहानी कह सकते हैं भाई मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह है। ठीक है, देखिएगा अगर हम लोग ईदगाह कहानी की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह है, जो बाल मन को बताती है, यानी बच्चे का मन कितना कोमल है भाई, बच्चे मन के सच्चे। ठीक है जी, बाल मन की कहानी है। एक छोटा सा बच्चा जो हामिद नाम का लड़का है, उसमें कितना त्याग है, अपने दादी से कितना प्रेम करता है, मानवीय संवेदना को कितना मार्मिक चित्रण, यानी प्रेमचंद कह सकते भाई ईदगाह कहानी में कह सकते कितना मार्मिक चित्रण इस कहानी में उन्होंने किया ईदगाह में। यह कहानी एक गरीब अनाथ बालक की है, यानी हामिद जो कह सकते 8-10 साल का लड़का है, बच्चा है, और अनाथ बालक है, माँ बाप उसके नहीं है, और अपनी बूढ़ी दादी के साथ वो रहता है। ठीक है, इसके माध्यम से कह सकते हैं हामिद के माध्यम से प्रेमचंद एक छोटे से बच्चे का मन कैसा चंचल है, और कितना सजग बच्चा है, कितना ईमानदार है, और कितना जिम्मेदार बच्चा कह सकते हैं आप हामिद की कहानी को पढ़ेंगे तो पता चलता है। यानी हामिद और इसकी दादी है, 2 कैरेक्टर, हामिद इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि इसी बच्चे के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। यानी हामिद के माध्यम से प्रेमचंद प्रेम को बताते हैं, जिम्मेदारी को बताते हैं, और आत्म नियंत्रण और आत्म संयम के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इस कहानी की बात करूं तो कहानी जो ईदगाह कहानी है या ईद का दिन है, सबको पता होगा भाई मुसलमानों में अगर आप देखोगे तो ईद का जो त्योहार है वो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। भाई मेरे ईद का त्योहार आ गया है, ठीक है, 4-5 वर्ष का एक बच्चा है, 4-5 साल का या 8-10 साल का मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम हामिद है। हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता, उसकी दादी है कह सकते हैं 60-70 साल की या 70-75 साल की उसकी दादी है भाई मेरे, अमीना है, उनके साथ रहता है। और हामिद के माता पिता नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, किंतु दादी यह कहकर के बहलाती है कि वह भगवान के पास चले। भाई हामिद छोटा सा बच्चा है, और जब अपनी दादी से पूछता कि मम्मी पापा कहाँ गए, तो उसकी दादी बताती है कि भाई तेरे जो मम्मी पापा हैं वो भगवान के, अल्लाह के पास चले गए या ईश्वर के पास चले गए, ऐसे कह लीजिए। अत्यंत गरीबी के बावजूद अमीना हामिद को
ईदगाह भेजने के लिए 3 पैसे देती। याद रखिएगा भाई मेरे, आपको पता होगा कि जो दादी है और जो हामिद है ये बहुत गरीब है, और हामिद की जो दादी है वो खास से घरों में जाकर के काम करती हैं या खाना वाना बनाने की काम करती है। तो अमीना ने कह सकते हो कि हामिद के लिए बड़ी मुश्किल से भाई मेरे उसने 3 पैसे इकट्ठा किए हैं, क्योंकि ईद का दिन है। आप सबको पता कि भाई मेरे जो ईद का दिन होता है उसमें खास तौर से मुसलमानों में नए कपड़े लेना, नए खिलौने लेना, यानी नए कपड़े लेने का बहुत ज्यादा रिवाज है, उस दिन सब नया पहनते हैं। तो हामिद की जो दादी है अमीना जो है उसने हामिद के लिए कह सकते हैं बड़ी मुश्किल से गरीब है, उसने 3 पैसे इकट्ठा कर रखे हैं, ठीक है, ताकि जो हामिद है वो ईदगाह ईद के दिन भाई मेरे मेला लगता है। ईदगाह समझते किसको बोलते हैं? जहां पर ईद के दिन जहां पर हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं उसी को भाई मोरे बोलते ईदगाह। मस्जिद और ईदगाह में डिफरेंस है। ईदगाह में क्या होता है कि ईदगाह में यानी जिस दिन ईद होती है उस दिन जाकर के वहां पर नमाज पढ़ी जाती है और वहां पर भाई मेरे मेला लगता है। जैसे खास तौर से होली दिवाली का जैसे मेला होता है वैसे ईद के दिन मेला लगता है। तो भाई ईद के दिन मेला लगने वाला है और दादी जो है बहुत बूढ़ी है, गरीब है, उसने हामिद के लिए बड़ी मुश्किल से भाई मेरे उसने 3 पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। हामिद को उसकी दादी अमीना जो 3 पैसे देती है, जाए तो भाई छोटा सा बच्चा है, मेला जाएगा, कुछ खा पी लेगा, और उसको 3 पैसे देकर के दादी भेज देती है, जाओ भाई तुम मेले घूम लो, और उसने बड़ी गरीबी से 3 पैसे बचा रखे हैं, ठीक है। ईदगाह में हामिद जो है कह सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उसके 4-5 दोस्त कह सकते हो, उनके साथ मेला जाता है। हामिद जब मेला जाता है उसके जो दोस्त है वो भाई मेरे सभी खिलौने लेते हैं, जो बच्चे खिलौना ही तो खेलता, सभी बच्चे खिलौने लेते हैं, मिठाई लेते हैं, सभी बच्चे झूला झूलते हैं। लेकिन हामिद उन पैसों से ना तो खिलौने लेता, हामिद इतना समझदार है कि अपने पैसे से हामिद ने ना तो कोई खिलौना लेता है ना तो कोई मिठाई लेता। हामिद को अपनी दादी की याद आती है कि जब उसकी दादी रोटी बनाती है तो दादी का हाथ जल जाता है। क्या है कि हामिद की जो दादी अमीना है जब भाई में रोटी बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है, इसलिए हामिद जो है वो अपनी दादी के लिए बड़ी जो 3 पैसे लेकर के दादी से लेकर के गया है उसके लिए चिमटा खरीद करके लाता है। चिमटा कह सकते हैं जिसमें खास तौर से हम लोग रोटी बनाते हैं, भाई रोटी को पकड़ते हैं, तो ताकि यानी जो बूढ़ी दादी है अमीना हामिद की, वो भाई मेरे रोटी बनाती है चूल्हे पर, तो चिमटा नहीं है तो रोटी को हाथ से पकड़ती है तो कई बार उसका हाथ जल जाता है। इसलिए हामिद को अपनी दादी की याद आती है कि भाई दादी रोटी बनाती है तो हाथ जल जाता है, इसलिए हामिद 3 पैसे से एक चिमटा खरीद लेता है ताकि दादी का हाथ ना जले। यानी इतना समझदार बच्चा है या कह सकते इतना बुद्धिमान बच्चा है कि हामिद जो है खिलौने नहीं लेता है, मिठाई नहीं लेता है, झूला नहीं झूलता है, बल्कि वो 3 पैसे जो होते हैं उससे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है ताकि भाई मेरे उसकी दादी का हाथ ना जले। जब घर पर लौट करके सभी बच्चे आते हैं, भाई मेरे सभी बच्चे घर पर लौट करके आते हैं तो सभी बच्चे हामिद का मजाक उड़ाते हैं कि हे हामिद तुमने चिमटा लिया, इस चिमटे से क्या करोगे? हम लोगों ने गाड़ियां लिया है, हम लोगों ने खिलौना लिया, हम लोगों ने मिठाई लिए। तो हामिद कहता है कि भाई तुम्हारा जो खिलौना थोड़ी दिन में टूट जाएगा, सबको पता भाई खिलौना टूट जाता है ज्यादा दिन। तो हामिद कहता है कि मैंने चिमटा लिया है जो बहुत दिन तक चलेगा। और जब चिमटा हामिद अपनी दादी को ला करके देता है तो दादी उसकी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है कि हामिद इतना समझदार बच्चा है कि अपनी दादी को लेकर के कितना सेंसिटिव है, यानी कह सकते बहुत इतना संवेदनशील बच्चा है कि भाई हामिद अपने लिए मिठाई नहीं लेता है, मेले में से खिलौने नहीं लेता है, बल्कि 3 पैसे जो दादी ने दिए थे उससे चिमटा खरीद लेता है। ऐसा एहसास होता कि हामिद ने अपनी खुशी का त्याग करके दादी को सुख और सुरक्षा की, यानी जो हामिद बच्चा वो अपना खुशी नहीं देखता है कि मिठाई ले लें, खाना खा लें या खिलौने ले लें, खिलौना नहीं लेता, मिठाई नहीं लेता, बल्कि अपनी दादी के लिए भाई मेरे चिमटा खरीदता है ताकि दादी रोटी बनाए तो उसकी भाई मेरे आंखें उसके हाथ ना जले, ठीक है, इसलिए चिमटा खरीदता। तो प्रेमचंद अपनी कहानी में जिस प्रकार से एक हामिद का जिक्र करके और जिस प्रकार से बच्चों का बाल मन के बता रहे हैं कि बच्चे का मन देखो कितना यानी समझदार है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, हामिद नाम का कह सकते हैं 8-10 साल का एक बच्चा है, 5-6 साल मान लीजिए, और एक गरीब बच्चा है और अपनी दादी को लेकर के कितना प्यार करता है, कितना जिम्मेदार बच्चा है कि भाई 3 पैसे से मेले में सभी बच्चे खिलौने खरीदते हैं, उसके दोस्त भी मेले में उसके साथ जाते हैं, उसके दोस्त भाई खिलौना लेते हैं, मिठाई लेते हैं, खाना कुछ खाते पीते हैं, झूला झूलते हैं, लेकिन हामिद कुछ नहीं करता है, ना तो मिठाई लेता है, ना तो झूला झूलता है, ठीक है, ना तो हामिद खिलौने लेता है, वो सिर्फ अपनी दादी के लिए 3 पैसे का एक
3 पैसे थे, उससे खाली चिमटा मिल सकता था, उसने चिमटा ले लिया। भाई चिमटा जो रहेगा कम से कम दादी का हाथ तो नहीं जलेगा, खिलौने खिलौने छोड़ देता है। इसलिए दादी के पास जब वो चिमटा लेकर के आता तो दादी जो है वो बहुत भावुक हो जाती है। उसकी अमीना जो दादी है, कह सकती, उसको लगता है कि अचरज होता है कि छोटा सा बच्चा कितना बुद्धिमान है, कितना समझदार है, कि अपनी बूढ़ी दादी के प्रति कितना उस सोच रहा है। अपना खिलौना नहीं लेता है, और कह सकते ना तो खिलौना खरीदता है, ना तो मिठाई लेता है, ना तो झूला झूलता है। और इससे उसकी दादी अमीना जो, उसके आंखों में आंसू निकल जाते हैं, और हामिद को दादी जो है भाई मेरे गले से लगा लेती है। ठीक है, ये कहानी हमको संदेश देती है कि सच्चा जो सुख है वो त्याग से है, कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं, यही भाई मेरे हमारे लिए सबसे सच्चा सुख है। चीजों को भोगने से, कुछ अच्छा खा लेने से, कुछ अच्छा पी लेने से हमको खुशी जो है कुछ टाइम के लिए मिलती है, लेकिन जब भाई मेरे हम किसी के लिए कुछ करते हैं, यह खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। तो हामिद ने दादी को जो खुशी दी है वो लाख गुना बड़ी खुशी है। खिलौने से और मिठाई से खुशी किसी को दी नहीं जा सकती है। और इस कहानी में प्रेमचंद यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई मेरे हम दूसरों के लिए जो कुछ करते हैं वही है। और एक बच्चे के माध्यम से कह सकते हैं प्रेमचंद ने जिस प्रकार से जिम्मेदारियों को, और जिस प्रकार से गरीब बच्चा है अपने त्याग करता, खिलौने नहीं लेता, मिठाई नहीं लेता, बल्कि दादी के लिए चिमटा लेता है, और दादी भावुक हो जाती है, इतना उसको लगता है कि देखो कितना प्यारा बच्चा है, उसको गले से लगा लेती है। यह कहानी हमको बताती है कि किस प्रकार से किसी के लिए अगर आप कुछ करते हैं, त्याग करते हैं, तो भाई मेरे वो बहुत बड़ा प्यार आपके लिए, ये ईदगाह कहानी हमको बताती है। कहानी का निष्कर्ष क्या है? ईदगाह कहानी भाई मेरे बाल मन की है, बच्चे के मन में के भाव हैं, पारिवारिक प्रेम की एक कहानी है भाई मेरी। ईदगाह कहानी है, परिवार के प्रेम को बताती है, और मानवीय संवेदना का जिक्र कह सकते हैं उन्होंने ईदगाह कहानी में किया। यह कहानी पढ़ने वाले को, यानी जो अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको मन को स्पर्श कर जाएगी। ये कहानी अगर जो नैतिक मूल्यों को सिखाती कि भाई हमें भी, छोटा सा बच्चा हामिद है 8-10 साल का, 5-6 साल का कह लीजिए, उसकी उम्र इतनी आसपास है, 5-6 साल कह लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, या 8-10 साल, इससे ज्यादा बच्चे की उम्र नहीं है, लेकिन वो अपने दादी के लिए कितना सेंसिटिव है, कितना जिम्मेदार बच्चा है। यही कहानी भाई मेरी ईदगाह कहानी बताती है। और ईदगाह कहानी से भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें 2 पात्र हैं, एक तो हामिद है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, 3 रुपए का वो भाई मेरी चिमटा खरीद कर लाता है, ये कहानी का मेन यही है। दादी खुश हो जाती है, उसको गले से लगा लेती है। दूसरा, इसमें दादी जो है अमीना उसका नाम है, काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, हामिद के माता पिता नहीं है, तो अपने पोते का पालन पोषण दादी की जिम्मेदारी है। तो अमीना जो कह सकते बर्तन वर्तन मांज के भाई मेरे काम वाम करके दूसरों घरों में 3 पैसे किसी से इकट्ठा करती है, और हामिद मेला जाता है, चिमटा खरीद के लाता है। यही कहानी का मेन यानी तथ्य है, यानी क्लाइमेक्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कहानी बहुत अच्छी है, और इस कहानी से रिलेटेड आपको एग्जाम में ईदगाह से कहानी से रिलेटेड भाई मेरे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। अगर आएगा तो जो मैं बता रहा हूं यही लिख के आना है, ठीक है। अगला भाई मेरा हमारा जो क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन की बात करेंगे। सेवा सदन उपन्यास की विशेषता क्या है, और सेवा सदन को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे 100% आ सकता है, सेवा सदन, ठीक है। और प्रेमचंद का एक बहुत ही बड़ा उपन्यास है सेवा सदन, ठीक है। और इसकी हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जो खास तौर से भाई मेरे महिलाओं के बारे में बात करता है। सेवा सदन में किसका जिक्र किया भाई? महिलाओं के बारे में। वैश्यावृत्ति, ठीक है, दहेज प्रथा और समाज में महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, इसको कह सकते कि सेवा सदन के माध्यम से प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में लिखने का प्रयास किया है। तो भाई मेरे प्रेमचंद का उपन्यास का सेवा सदन, तो एग्जाम में सेवा सदन की शैलीगत विशेषता बताइए, या मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास की सेवा सदन की संरचना स्लिप बताइए। और सेवा सदन को लेकर को आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा भाई मेरे। प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन है। तो भाई मेरे जो सेवा सदन उपन्यास है ना, तो सेवा सदन उपन्यास जो भाई मेरे 1918 में लिखा गया है। कब लिखा गया जी? सेवा सदन उपन्यास है। उपन्यास मतलब बहुत बड़ा ग्रंथ होता है, उसे बोलते उपन्यास। भाई कहानी छोटी होती है, उपन्यास बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबी कहानी उसमें चलती है उपन्यास में, ठीक है। तो जो सेवा सदन उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास, भाई समाज के बारे में इसमें प्रेमचंद ने लिखा है, ठीक है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम स्त्री समस्या केंद्रित उपन्यास है, यानी कह सकते हैं सेवा सदन में भाई मेरे प्रेमचंद ने महिलाओं की समस्या को लेकर के बताया है। भाई महिलाओं को, हमारे समाज में महिलाओं को के कौन कौन से प्रकार की समस्या है। इस उपन्यास में प्रेमचंद भारतीय समाज की
हमारे समाज में भैया महिलाओं की क्या दुर्दशा होती है, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, इसको सेवा सदन उपन्यास में बताया गया। दूसरा भाई मेरे वेश्यावृत्ति, ठीक है, देह व्यापार जिसको बोलते हैं, सेक्स रैकेट जो चलता है भाई मेरे, ठीक है, वेश्यावृत्ति के बारे में इस उपन्यास में जिक्र किया गया है। और दहेज प्रथा, ठीक है, तो जो दहेज प्रथा लिया, दहेज होता है या सामाजिक पाखंड, भाई समाज में जो अंधविश्वास भरा पड़ा है, झाड़ फूक है, टोना टोटका है, भूत प्रेत है, इस प्रकार की सभी बातों का इसमें सेवा सदन में हम लोगों को पता चलता है। जो भाई मेरे सेवा सदन उपन्यास है, इसका जो मेन कैरेक्टर उसका भाई नाम है सुमन। सुमन नाम की एक लड़की है जिसके आसपास भाई मेरे पूरा उपन्यास घूमता है, ठीक है। सुमन जो है उसी के बारे में भाई मेरे पूरा उपन्यास लिखा गया है। उपन्यास सुमन को कह सकते हो इस उपन्यास की भाई मेरे हीरोइन है, नायिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सुमन पर ही पूरा उपन्यास है भाई मेरे। अगर हम लोग बात करें इसकी, ठीक है, जो एक सभ्य और संवेदनशील स्त्री है, भाई सुमन जो है बहुत बहुत सभ्य थी पहले और बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव महिला है भाई मेरे सुमन, ठीक है। लेकिन उसका जो विवाह, सुमन का शादी जो है भाई ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी कर दी गई सुमन की। देखो एक बताओ भाई, सुमन की शादी जो है ना, एक अधेड़ मतलब समझते हो कि जैसे मान लो भाई लड़की की उम्र 20 साल है और शादी उसकी भाई मेरे 45 साल के आदमी से कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते भाई एक अधेड़ उम्र या वृद्ध व्यक्ति कह सकते, उससे शादी सुमन की कर दी जाती है। और सुमन का जो वैवाहिक जीवन है उसे प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। भाई सुमन की जब शादी कर देते हैं तो सुमन को अपनी मैरिड लाइफ में, शादीशुदा जीवन में भाई उसको पति से प्रेम नहीं मिलता है और पति से उसको कोई सम्मान नहीं मिलता सुमन को, जिस कारण से सुमन भाई मेरे मानसिक रूप से बहुत टूट जाती है महिला, ठीक है। इसलिए कई सारी परिस्थितियों का वो वेश्यावृत्ति में चली जाती है। एक बात बताओ भाई, जिस महिला का ना तो पति होगा, उसको मारेगा, उसको पीटेगा, उसको कोई सम्मान नहीं देगा, तो भाई महिला क्या करेगी? उस घर से निकाल देगा तो कहां जाएगी भाई? कहीं न कहीं जाएगी, लोग उसका फायदा उठाएंगे सुमन का। तो भाई सुमन भी जो कह सकते हो कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति से सुमन की शादी हो गई भाई मेरे, ठीक है। और पति उसको सम्मान नहीं देता था, उसको प्रेम नहीं करता था, पति उसको मारता था, पीटता था। इसे सुमन को बहुत ज्यादा मानसिक रूप से, मेंटली रूप से कह सकते आघात पहुंचा भाई मेरे। और सुमन भाई कई सारी परिस्थितियों वो क्या भाई वेश्यावृत्ति में चली जाती है, ठीक है, सेक्स रैकेट में। बाद में सुमन जो है, सुमन को आत्मग्लानि होती है। सुमन को लगता है भाई मेरे कि जो मैं कर रही हूं ये अच्छा नहीं है। सुमन को लगता है कि सुमन भाई मेरे अपने पति से परेशान होकर के घर छोड़ करके चली जाती है और वेश्यावृत्ति जैसे व्यापार में लग जाती है, देह व्यापार करने लग जाती है सुमन, ठीक है जी। और बाद में सुमन को आत्मग्लानि होती है। आत्मग्लानि समझते हो कि भाई उसको एहसास होता कि मैं जो कर रही हूं गलत कर रही हूं, क्योंकि सुमन का भाई मेरे सब कोई फायदा उठाता है। क्योंकि सुमन को लगता है कि भाई मेरे जो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती हैं उनको समाज बहुत महत्व देता है, उनके पास बहुत पैसा है, रुपया है। एक बात बताई, अगर भाई कोई गरीब महिला है ना, अगर कोई वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को देखेगा ना, तो उसके भाई गाड़ी है, बंगला है, उसके पास रुपया पैसा है, देख करके तो एक प्रकार से अट्रैक्ट हो सकती है, समझ भाई। जो गरीब महिला है देख लेगी कि एक महिला जो है भाई कुछ नहीं करती, देह व्यापार करती, खूब पैसा बना रही है, उसके यहाँ पर बड़े बड़े साहूकार रातों में आ रहे हैं, तो कोई भी महिला भाई इसको देख करके आकर्षित हो जाएगी, भाई रुपया पैसा मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा। तो सुमन भी कह सकते भाई वेश्यावृत्ति में चली जाती है, क्योंकि गरीब है, लालच में चली गई बेचारी। बाद में सुमन को कह सकते भाई मेरे आत्मग्लानि होती कि भाई मैं जो वेश्यावृत्ति कर रही हूं भाई ठीक नहीं, गलत है, ठीक है। और वह समाज में वेश्यावृत्ति को त्याग देती भाई। बाद में सुमन जो कह सकते भाई देह व्यापार जो कर रही थी, वेश्यावृत्ति जो कर रही थी, सेक्स रैकेट में चली गई थी, इसको भाई मेरे छोड़ देती, इसका त्याग कर देती है। और बाद में ऐसी महिलाओं के लिए, जो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती हैं, सेक्स रैकेट में काम कर रही हैं, ऐसी महिलाएं जब वेश्यावृत्ति को छोड़ देती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए भाई मेरे सुमन ने एक बहुत बड़ा आश्रम खोला है, उसका नाम रख दिया भैया सेवा सदन, ठीक है। जो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी, सेक्स रैकेट में थी, बाद में भाई मेरे वो महिलाएं वेश्यावृत्ति, सेक्स रैकेट को, देह व्यापार को छोड़ देती हैं, और ऐसी महिलाओं के लिए सुमन ने एक सेवा सदन नाम की संस्था खोली है, जिसमें जो ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं जो सेक्स रैकेट में थी और बाद में उससे निकल आई हैं, उनका उद्धार करने के लिए उसने भाई मेरे एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि यानी संस्था खोली है, या कोई रहने का एक सेंटर बना है, उसी का नाम भाई मेरे सेवा सदन है। इस उपन्यास में नारियों के पतन से लेकर के नारी के उद्धार की बात की। महिला सुमन एक गरीब महिला है,
उसकी शादी हो जाती है अधेड़ उम्र के व्यक्ति से, बूढ़े आदमी से, लेकिन बूढ़ा आदमी उसको मारता है, पीटता, घर से निकल जाती है। बाद में सुमन इधर उधर भटकती रहती, कभी किसी के यहाँ है, कभी किसी के यहाँ है, वो सेक्स रैकेट में चली जाती है, देह व्यापार में चली जाती है, वहां पर भी कह सकते देह व्यापार में भी भटकती रहती है, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे आदमी। बाद में सुमन को जब रियलाइज होता है, ये लगता है कि भाई मैं जो देह व्यापार कर रही हूं ये गलत है, तो उसको लगता है कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं और ऐसी महिलाएं जो सेक्स रैकेट में फंसी हुई है, देह व्यापार कर रही हैं, उनके भी उत्थान के लिए, उनके भी लिए हमें काम करना है। इसलिए सुमन आगे चल करके जो महिलाएं वैश्यावृत्ति करती उनके लिए एक संस्था खोलती जिसका नाम सेवा सदन रखती हैं, यानी वो महिलाएं बाद में आकर के यहां पर रह सकती हैं। तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है सेवा सदन, ये नारियों के पतन नहीं, उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि समाज का दोष बताता। भाई कोई महिला जो आज सेक्स रैकेट में फंसी हुई है, वो समाज का सबसे बड़ा दर्द है। वो अपने मन से नहीं गई है, बल्कि ऐसी सिचुएशन लोगों ने, भाई ऐसी परिस्थिति बन गई है कि भाई मेरे उसको जाकर के सेक्स रैकेट में देह व्यापार भाई करना पड़ रहा है, गरीबी है, कुछ भी है, पति ने मार दिया है, घर वालों ने निकाल दिया है। तो महिलाएं कमजोर नहीं है, ये नहीं है कि महिला भाई शरीर को यानी शरीर से पैसा कमा रही है, ये नहीं है, बल्कि महिलाओं की ये दर्द है, दुख है कि उसको करना पड़ रहा है, क्योंकि समाज ही इतना गंदा है या समाज की व्यवस्था इतने खराब है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, या महिलाओं को कोई रख नहीं रहा है। इसलिए कह सकते ऐसी गरीब जो महिलाएं, बेसहारा महिलाएं हैं, उनके लिए आखिरी रास्ता यही बचता है कि अपना शरीर बेच करके वो पैसा कमाए। ये उनकी मजबूरी है, वो कोई यानी समाज की कमजोरी है, मजबूरी में कर रही है, कोई मन से नहीं कर रही है। ठीक है, तो सेवा सदन जो उपन्यास है हमको क्या बताता, तो सेवा सदन उपन्यास भाई यथार्थवादी शैली है। सेवा सदन जो उपन्यास है प्रेमचंद का, ये बिल्कुल रियल स्टोरी यानी रियल कहानी है, कह सकते हो सच्चाई लगती इस कहानी में। प्रेमचंद ने समाज की कड़वी सच्चाई को बताया। प्रेमचंद ने कह सकते इस उपन्यास में बताते कि समाज में भाई मेरे महिलाओं का शोषण है, समाज में पाखंड, झाड़ फूक, टोना टोटका फैला पड़ा है, और हमारे समाज में वैश्याओं की जो समस्या है, उस समस्या को कह सकते कि प्रेमचंद अपने इस उपन्यास में दिखाते हैं। सुधारवादी प्रेमचंद इस उपन्यास में बताते हैं कि भाई मेरे महिलाओं में भी सुधार की जरूरत है, केवल समस्या लिखने से कुछ नहीं होगा। प्रेमचंद कहते हैं कि भाई हम लोग केवल समस्या लिख करके उसका हल भी दिखाना जरूरत है। प्रेमचंद कहते हैं कि महिलाओं को पढ़ना लिखना चाहिए, महिला शिक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करते हैं, और सुमन के माध्यम से जो कहते कि बाद में सुमन ने भाई मेरे एक आश्रम खोला है जिसका नाम सेवा सदन रखा है, जिसमें वैश्यावृत्ति में जो निकल गई महिलाएं वो आकर के वहां पर रहती हैं, ये बताता है कि भाई सुधारवादी दृष्टिकोण भाई प्रेमचंद का है। तो प्रेमचंद केवल ये नहीं बताना चाहते कि भाई समाज में महिलाएं परेशान होकर के या सामाजिक समस्या के कारण वैश्यावृत्ति में चली जा रही हैं, बल्कि महिलाएं उसका हल भी ढूंढ रही हैं। महिलाओं को पढ़ना लिखना चाहिए, महिलाओं को नौकरी चाकरी करेंगी तभी उनको समाज में जीने का हक मिलेगा, और समाज जो महिलाएं वैश्यावृत्ति में जा रही हैं वो समाज की गलती है, कोई भी महिला अपने मन से और खुशी से नहीं जाती है। तो इस उपन्यास में कह सकते हैं प्रेमचंद जो भाई सामाजिक सुधार की भी बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक शैली है। प्रेमचंद ने इस पात्र सुमन के माध्यम से जो महिलाओं की जो पीड़ा है, जो दुख है, दर्द है, उसको बहुत ही भावनात्मक ढंग से और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखा है। सुमन की मानसिक संघर्ष को, सुमन कितना संघर्ष करती है, कभी यहां जाती कभी वहां जाती है। तो सुमन जो है भाई, जिसका पति नहीं होता है, जिसका घरवाला नहीं होता है, वो महिला जब मारी पीटी जाती, घर छोड़ देती ना, तो हर कोई व्यक्ति भाई मेरे उसका फायदा उठाता है, हर कोई इसको सहारा देने का प्रयास करेगा सिर्फ उसका फायदा उठाने के लिए। तो सुमन के संघर्षों को कह सकते हैं इस उपन्यास में प्रेमचंद लिखते हैं, और सुमन को बाद में आत्मग्लानि होती है, उसको रियलाइज होता है कि भाई मेरे जो मैं देह व्यापार कर रही हूं ये गलत है, ये सही बात नहीं है। तो भाई वो देह व्यापार से निकल जाती है, और बाद में दूसरी महिलाएं जो देह व्यापार में फंसी हुई हैं उनके लिए एक आश्रम खोलती है, सेवा सदन उसका नाम रखती है। तो ये कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक शैली में लिखा गया भाई सेवा सदन उपन्यास है, सरल और सहज भाषा में लिखा गया यानी जो सेवा सदन उपन्यास है बहुत ही सरल सहज भाषा में लिखा गया है। इस उपन्यास में भाई मेरे उर्दू शब्दों का भी काफी प्रयोग किया गया है, और यह कह सकते हैं जो भी इस उपन्यास को पढ़ता है उसके दिल को बहुत छू जाता है, क्योंकि सेवा सदन अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई सच में महिलाओं के लिए काफी समाज में काफी समस्याएं हैं, और स्त्री समस्या प्रधान जो उपन्यास हो भाई सेवा सदन सबसे प्रभावशाली उपन्यासों में इसका नाम रहा है। ठीक है,
अगर आप बात करें इस उपन्यास को देखोगे तो संवाद शैली में लिखा गया, इसमें जैसे बातचीत नहीं करते, जैसे फिल्मों में हीरो बात करते, उस संवाद शैली में लिखा गया उपन्यास कौन है भाई मेरे? सेवा सदन, जिसमें सुमन अपनी कहानियां बताती है और सुमन कहां कहां गई, वैश्यावृत्ति किस प्रकार रही और बाद में वो कैसे निकल करके एक आश्रम खोलती है ताकि उन महिलाओं के लिए वो काम कर सके। वर्णनात्मक शैली है, यानी सेवा सदन उपन्यास को अगर आप देखोगे तो इसमें सामाजिक समस्याओं को बहुत डिटेल में बताया गया है। इसमें नगरों के जीवन के बारे में, समाज की नैतिकता के बारे में, सेवा सदन जो संस्था है वो किस प्रकार से जो वैश्यावृत्ति में महिलाएं हैं उनकी कैसे मदद करती है और उनके लिए एक आश्रम खुला है, इसके बारे में, यानी सेवा सदन जो उपन्यास है वर्णनात्मक शैली में लिखा गया भाई मेरे, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास करुणा और संवेदना को बताता है। पूरे उपन्यास में भाई मेरे करुणा बहुत है, एक प्रकार से आप इसको पढ़ोगे तो आपका मन में बहुत दुख लगेगा। मानवीय संवेदना का प्रवाह है, जिसके जीवन में जो भाई दुख दर्द तकलीफ महसूस कर सकता है, इस उपन्यास को पढ़ेगा तो उसको महिलाओं के प्रति बहुत गहरी संवेदना हो जाएगी, सहानुभूति हो जाएगी, ऐसा उपन्यास है। और इस उपन्यास का भाई उद्देश्य परक शैली है। सेवा सदन के माध्यम से प्रेमचंद जी कह सकते हैं नारी सुधार और समाज सुधार की बात करते हैं। अगर हम सेवा सदन उपन्यास की बात करें तो भाई सेवा सदन जो है भाई मेरे, इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे तो सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद का एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें नारी जीवन की त्रासदी, महिलाओं के जीवन में क्या समस्याएं हैं, महिलाओं के जीवन की सामाजिक समस्या के बारे में बहुत ही सरल और एक सुधारवादी उपन्यास प्रेमचंद का भाई मेरे सेवा सदन उपन्यास है। तो भाई मेरे सेवा सदन उपन्यास को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई मेरे सेवा सदन। तो सेवा सदन उपन्यास को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सेवा सदन से भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसमें सुमन का भाई जिक्र कई बार आता, सुमन के इर्द गिर्द ही पूरा उपन्यास घूमता है, सुमन पर ही, सुमन इसकी नायिका है, हीरोइन है, कह लिए कुछ भी कह लो भाई मेरे, इसे के इर्द सुमन की ही समस्याओं को इसमें बताया गया, सुमन महिला के माध्यम से। और स्त्री प्रधान उपन्यास है जिसमें महिलाओं की तमाम समस्याएं इसका जिक्र किया गया। तो भाई सेवा सदन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा भाई मेरे, प्रेमचंद का जो निबंध है साहित्य का उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एग्जाम में क्वेश्चन इससे जरूर आएगा कि निबंध है, निबंध लिखा गया भाई मेरे, कोई कहानी और उपन्यास नहीं। निबंध क्या होता है? निबंध एक प्रकार का भाई विचारात्मक होता है, ठीक है, या वैज्ञानिक टाइप से बातें जो होती है निबंध में होती है ना, ठीक है, ठीक है। देखिएगा जैसे प्रेमचंद का जो निबंध है भाई मेरे, साहित्य का उद्देश्य की विशेषता या शैलीगत विशेषता इसकी क्या दिखेगा, तो साहित्य का उद्देश्य निबंध है किसका है भाई मेरे, ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया निबंध है, साहित्य का उद्देश्य। तो मुंशी प्रेमचंद का निबंध साहित्य का उद्देश्य हिंदी में आलोचनात्मक निबंध है, इसमें आलोचना की गई है, आलोचना मतलब बुराई, एक प्रकार से महत्वपूर्ण निबंध क्या है भाई मेरे, प्रेमचंद का साहित्य का, यानी साहित्य मतलब समझते हैं लिटरेचर, भाई हम जो भी साहित्य लिखते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए भाई। साहित्य मतलब समझते हो, जैसे साहित्य किसे कहते हैं, जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास है, इसी को भाई मेरे बोलते हैं साहित्य। भाई मेरे अगर मैं कोई कहानी लिख रहा हूं तो भाई उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, भाई मैं समाज को कुछ बताना चाहता हूं या समाज में कोई सुधार की बात करना चाहता हूं, यही है भाई मेरे साहित्य का उद्देश्य। तो मुंशी प्रेमचंद यही कह रहे हैं कि भाई मेरे कि अगर कोई कवि या कोई लेखक या कोई कविता लिख रहा, कोई कहानी लिख रहा या कुछ भी लिख रहा है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है। बिना उद्देश्यों के ना तो कोई कविता लिखी जाती है, ना तो कोई कहानी लिखी जाती है, ना तो कोई उपन्यास लिखा जाता है। बिना उद्देश्यों के हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। साहित्य का उद्देश्य यही है कि भाई मेरे अगर कोई कवि, लेखक, राइटर जो है कोई साहित्य लिख रहा है, यानी लिटरेचर लिख रहा है, साहित्य लिख रहा है, कविता लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, नाटक लिख रहा है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है, यानी मकसद। भाई मेरे हम जो साहित्य लिखते हैं ना उसका कोई ना कोई मकसद होना जरूरी है, बिना मकसद के कोई भी साहित्य नहीं लिखा जाता है। प्रेमचंद जी कहते हैं साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। भाई मेरे जो कविता कहानी लिखी जाती है वो केवल इंटरटेनमेंट नहीं, हंसी मजाक के लिए, हंसी ठिठौली के लिए साहित्य नहीं लिखा जाता है, बल्कि जो साहित्य है वो समाज सुधार की बात करता है, समस्या की बात करता है, ठीक है। साहित्य का काम है समाज में बदलाव लाना, साहित्य का काम है मनुष्य की संवेदनाओं के, दुख दर्द तकलीफ को लिखना,
साहित्य का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। बिना उद्देश्यों को कोई भी कविता, कहानी, निबंध नहीं लिखा जाता है। अगर लिखा जा रहा तो उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। तो साहित्य का उद्देश्य जो निबंध है, इसमें मुंशी प्रेमचंद यही कह रहे हैं भाई मेरे कि अगर कोई कविता लिख रहा है, कहानी लिख रहा है या उपन्यास लिख रहा है, नाटक लिख रहा है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है। ठीक है, यही है भाई मेरे साहित्य का उद्देश्य। बिना, क्योंकि साहित्य जो है ना वो मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता है, बल्कि समाज की सच्चाई बताता है, समाज में सुधार की बात करता है, महिलाओं की बात करता है, किसान की बात करता है, गरीब की बात करता है। कोई भी साहित्य लिखा जा रहा है, अगर कोई उसका उद्देश्य नहीं तो भाई मेरे वो साहित्य नहीं है। कौन मानता है? प्रेमचंद मानते हैं। तो साहित्य का उद्देश्य की भाई मेरे विशेषता क्या है? विचार प्रधान शैली का उपन्यास है। यह निबंध में, यानी ये जो निबंध है साहित्य का उद्देश्य, इसमें प्रेमचंद भाई एक प्रकार से विचार करते हैं, विचारात्मक शैली में लिखा गया निबंध है। प्रेमचंद अपने विचार को बताते हैं कि भाई मेरे कोई भी अगर साहित्य लिखा जा रहा है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है। तो साहित्य का उद्देश्य कैसा निबंध है? विचार प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है, जिसमें प्रेमचंद एक विचार करते हैं और अपने बारे में बताते कि भाई मेरे कि कोई भी जो साहित्य है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है। साहित्य का उद्देश्य जो भाई मेरे निबंध है, ये तर्कात्मक और विवेचनात्मक शैली में लिखा गया है। प्रेमचंद भाई मेरे साहित्य के उद्देश्य निबंध में अपने तर्क देते हैं, अपने विचार देते हैं कि भाई मेरे कोई भी साहित्य लिखो तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है। प्रेमचंद कहते हैं कि जो कला है ना, कला जो है ना उसका खंडन करते हैं। कहते हैं कला जो है भाई मेरे समाज को संदेश देने वाली होनी चाहिए। यानी कोई भी कवि, लेखक, जो राइटर है, कुछ भी लिख रहा है तो समाज में बदलाव के लिए, समाज की सच्चाई के लिए, समाज की हकीकत को लिखने वाला ही भाई है। तो साहित्य का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। सुधारवादी और उद्देश्यवादी उपन्यास है। देखो प्रेमचंद कहते हैं, प्रेमचंद का भाई मेरे जो निबंध है साहित्य का उद्देश्य, एक सुधारवादी और उद्देश्यवादी। प्रेमचंद जी कह सकते हैं इस निबंध के माध्यम से बताते हैं कि भाई अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो सामाजिक चेतना के बारे में लिखो, सुधार, समाज में बदलाव हो। कोई भी कवि, लेखक या राइटर अगर कोई भी साहित्य लिख रहा हो, कविता लिख रहा है, जैसे भाई मेरे मैं कविता लिखता हूं या कोई कहानी लिखता है या कोई उपन्यास या कोई नाटक लिख रहा है, तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए भाई समाज में बदलाव आए, समाज में जागरूकता आए। क्योंकि साहित्य का उद्देश्य है समाज में बदलाव लाना, समाज में जागरूकता लाना, सामाजिक समस्याओं को बताना ही क्या होता भाई समाज, यानी साहित्य का उद्देश्य होता। कौन कहता है? ये प्रेमचंद जी कहते हैं। ठीक है, साहित्य समाज में परिवर्तन लाता है। कौन कहता भाई? साहित्य के उद्देश्य में प्रेमचंद जी कहते हैं जो साहित्य है वो समाज में क्या करता भाई? परिवर्तन यानी बदलाव लाता है। साहित्य में जो भी समस्याएं होती है लिखी जाती हैं और समाज में फिर बदलाव आता है। साहित्य जो है वो गरीबों और स्त्री की आवाज बनकर के सामना, भाई हमेशा साहित्य पढ़ोगे ना, आप कोई कविता पढ़ोगे, कहानी पढ़ोगे तो उसमें गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसान के बारे में लिखा गया। तो भाई जो साहित्य होता है उसका मेन मकसद है गरीबों की आवाज बनना। जो लोग असहाय हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आवाज बनना ही क्या होता है? साहित्य का उद्देश्य है। साहित्य मनोरंजन का साधन नहीं रही है। साहित्य का काम है गरीबों की आवाज को बनना। गरीब की आवाज जो है साहित्य में वो हमें हमेशा झलकती रहनी चाहिए। समझ रहे? यानी साहित्य जो है वो गरीबों की जो दुख दर्द हैं या जो तकलीफ है उसको लिखने का जो साधन है भाई मेरे साहित्य है। साहित्य के उद्देश्य में भाई मेरे प्रेमचंद कहते हैं कि अगर आप कोई भी साहित्य लिख रहे हैं, आप कविता, कहानी, कुछ भी साहित्य लिख रहे हैं तो उसको भाई सामान्य भाषा में लिखना चाहिए, बोलचाल की भाषा में लिखना चाहिए। और उसमें सामान्य, यानी आप कोई भी साहित्य लिखे, कविता लिखे, कहानी लिखे, नाटक लिखे, तो भाई मेरे उसको सरल भाषा में, सहज भाषा में लिखें ताकि उसको हर कोई पढ़ सके, समझ सके। आम जनता को समझ में आने वाला ही साहित्य लिखा जाना चाहिए। कौन कहता है? मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि भाई मेरे अगर कोई साहित्य लिख रहा है, कविता लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, कोई व्यक्ति कुछ भी लिख रहा है तो खास तौर से ऐसा लिखे जो आम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा हमको लिखना चाहिए, यानी जन भाषा में लिखो, आम लोगों की भाषा में ही कह सकते कि साहित्य की रचना करिए। कोई कवि, कोई लेखक अगर साहित्य लिख रहा है तो उसको आम आदमी की भाषा में लिखे ताकि आम लोग, सामान्य लोग उसको आसानी से समझ सकें, जान सकें। ऐसे ना लिखो कि भाई लोगों को समझ में आए ना आए।
या लोगों को उससे कोई मतलब ही न रहे, समझ में ना आए, इस प्रकार के साहित्य नहीं लिखने चाहिए हम लोगों को, ठीक है। भावनात्मक अपील करनी चाहिए। साहित्य के उद्देश्य में प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो साहित्य है उसका काम है भावनाओं को जगाना। साहित्य के उद्देश्य में प्रेमचंद जी कहते हैं भाई मेरे, कवि जो होता ना, करुणा, प्रेम, दया जो है, इस प्रकार के भाव अपने साहित्य में लिखता है ताकि पढ़ने वाले लोग भाई मेरे सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। कोई भी अगर कवि लेखक कोई भी कविता, कहानी, निबंध या साहित्य लिख रहा है तो भैया मेरे ऐसे लिखो, उसमें दुख, दर्द, तकलीफ लिखो ताकि पढ़ने वाले सोचने पर मजबूर हो जाएं, उनके दिल में भी वो बात पहुंचे। ऐसा हमको साहित्य लिखना चाहिए, ऐसे कविता, कहानी लिखनी चाहिए। कौन कहता है? प्रेमचंद्र कहते हैं भाई मेरे। उदाहरण दे करके, यानी प्रेमचंद कहते हैं कि अगर आप कोई उपन्यास लिख रहे हो, कोई कहानी लिख रहे हो, कोई भी साहित्य की रचना कर रहे हो तो उदाहरण दे करके लिखिए, एग्जाम्पल के साथ लिखिए। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए लेखक को कोई भी अगर कोई लेखक, राइटर, कविता, कहानी कुछ भी लिख रहा है तो भाई उसको उदाहरण देना चाहिए कि समाज में समस्या है, और इतिहास का उदाहरण देकर के कोई भी लेखक साहित्य को जरूर लिखे ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक है। आलोचनात्मक दृष्टि बताते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं भाई मेरे, जो भी आप साहित्य लिख रहे हैं उसमें समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो समस्याएं हैं उसको जरूर लिखिए। समाज में जो अमीरी गरीबी है, समाज में जो गरीबों का शोषण है, समाज में जो समाज के लोग जो साहित्य पढ़ते नहीं इसका भी विरोध करते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि समाज में सामाजिक समस्याओं को भी साहित्यकारों को अपनी कविताओं, कहानियों में लिखना चाहिए। यही है साहित्य का उद्देश्य में प्रेमचंद जी भाई कहते हैं। प्रभावात्मक शैली में लिखिए। प्रेमचंद जी कहते हैं भाई अगर आप कोई भी साहित्य लिख रहे हैं तो ऐसा लिखो भाई मेरे उसका प्रभाव हमारे समाज पर पड़े। प्रेमचंद जी कहते हैं कि ऐसा साहित्य लिखिए, ऐसी कविता लिखो, कहानी लिखो, निबंध लिखो, भाई मेरे कुछ भी लिखो तो जो पढ़ने वालों के मन पर गहरा प्रभाव पड़े। और हमेशा आपको जिम्मेदार बनकर के कोई भी कहानी, कविता, निबंध कुछ भी लिखिए भाई मेरे। साहित्य के उद्देश्य निबंध में प्रेमचंद जी कहते हैं कि अगर कोई लेखक है, राइटर है, कवि है, अगर कोई भी साहित्यिक रचना लिख रहा है तो जिम्मेदारी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व के साथ लिखना चाहिए। यानी हम जो साहित्य लिख रहे हैं उसका हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होना, मकसद होने चाहिए। जैसे भाई मैं कविता लिख रहा हूं तो मैं लोगों को जगाना चाहता हूं, या मैं कोई कविता लिख रहा हूं उसमें मैं प्रेम की बात करता हूं, तो भाई साहित्य का उद्देश्य होना जरूरी है। निष्कर्ष कैसे लिखोगे? साहित्य के उद्देश्य निबंध में मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है ये विचारात्मक उपन्यास है, तर्कपूर्ण उपन्यास है, सुधारवादी उपन्यास है और जनोमुखी उपन्यास है, जनता की। और इस उपन्यास में कह सकते हो कि खासतौर से निबंध है भाई, सॉरी उपन्यास में निबंध है। तो प्रेमचंद का भाई मेरे जो ये निबंध है साहित्य का उद्देश्य, तो साहित्य का उद्देश्य जो निबंध है, इस निबंध में कह सकते हैं कि प्रेमचंद ये कह रहे हैं कि भाई मेरे कि अगर कोई कवि है, लेखक है, राइटर है, अगर वो कोई कविता, कहानी कुछ भी लिख रहा है तो उसके लिखने का कोई न कोई मकसद होना जरूरी है, उद्देश्य होना जरूरी है। भाई मेरे अगर कोई कवि, लेखक, राइटर अगर कोई कविता, कहानी कुछ भी लिख रहा है तो समाज को जगाना चाहता है, महिलाओं की समस्या बताना चाहता है, समाज में कोई जागरूकता लाना चाहता है, ठीक है। इस प्रकार के मकसदों के साथ हमें साहित्यिक रचनाएं करनी चाहिए। यही साहित्य के उद्देश्य निबंध में मुंशी प्रेमचंद जी यही कह रहे हैं कि भाई मेरे अगर आप कोई भी साहित्य लिख रहे हो, आप कविता लिखते हैं, आप कहानी लिखते हैं, आप निबंध लिखते हैं, या आप कोई नाटक लिख रहे हो, भाई मेरे मान लीजिए मैं एक नाटक लिख रहा हूं तो मेरे नाटक का भी कोई ना कोई मकसद होना जरूरी है, केवल मनोरंजन नहीं। ऐसा नाटक लिखो जिससे भाई समाज को संदेश मिले। प्रेमचंद यही इस निबंध में बात कह रहे हैं, ये बहुत गहरी बात है। वो कह रहे हैं भाई मेरे अगर कुछ भी तुम लिख रहे हो, साहित्य, लिटरेचर अगर लिखा जा रहा है, साहित्य अगर लिखा जा रहा है तो उस साहित्य का उद्देश्य यानी मकसद होना जरूरी है। बिना मकसद के और बिना उद्देश्य के साहित्य मत लिखिए। साहित्य वही हो जो समाज को दिशा दे, जो समाज की समस्याओं को बताए, यही साहित्य है, यही साहित्य का असली मकसद है। प्रेमचंद इस निबंध में यही बात कह रहे हैं। और साहित्य का उद्देश्य जो निबंध है इससे रिलेटेड भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो मैं समझा रहा हूं अगर आप इसको समझ गए तो मैं कह सकता हूं एग्जाम में आप अच्छे तरीके से जरूर लिख पाएंगे। साहित्य का जो उद्देश्य निबंध यही है और इससे क्वेश्चन भाई मेरे हर साल आता है, इस बार भी साल आएगा। और जो मैं बता रहा हूं इसी को आप जरूर अच्छे से लिख करके आइएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे, मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा का सार बताइए, इसका परिवेश बताइए। ये
आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। प्रेमचंद की कहानी जो है दो बैलों की कथा, दो बैल है भाई मेरे इसमें और उन्हीं के बारे में चलता है। और इसके दो बैल क्या है, हीरा और मोती। दो बैल है क्या भाई, दो बैलों की कथा जो है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं भावुक कहानी है और बहुत ही मजेदार कहानी है। ठीक है, इसका सार बताइए, इसका परिवेश बताइए या इसकी विशेषताएं बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को आएगा ही आएगा। दो बैलों की कथा कहानी है। ठीक है, तो दो बैलों की जो कथा है कहानी है भाई, कहानी क्या देखिएगा। दो बैलों की जो कथा कहानी है प्रेमचंद की भाई मेरे सबसे प्रसिद्ध यानी फेमस कहानी है, जिसमें पशुओं के माध्यम से यानी जो पशु यानी जानवरों के माध्यम से मानवीय संवेदना, भाई जानवरों में भी भाई मेरे प्रेम होता है, दोस्ती होती है और जानवरों में भाई मेरे स्वाभिमान होता, स्वतंत्रता की भावना जानवरों में भी होती, बैलों में भी होती भाई। यही बात कह सकते प्रेमचंद अपनी इस कहानी में कह रहे हैं। कहानी में अगर आप देखोगे दो बैलों की जो कथा कहानी है, एक खास तौर से दो बैल हैं, दो बैल भाई मेरे, जिसका एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। हीरा और मोती जो हैं, एक किसान नाम है झूरी, झूरी नाम का एक किसान है जिसके दो बैल हैं जिनका नाम है भाई मेरे क्या है, हीरा और मोती है। किसान का नाम क्या है, झूरी, झूरी किसान है और उसके बैल है भाई मेरे हीरा और मोती। और हीरा मोती भाई मेरे क्या है, दोनों में दोस्ती भी बहुत ज्यादा है, हीरा और मोती में। ठीक है, दोनों एक साथ, झूरी इनको भाई मेरे अपने खेत में जोतता है। ठीक है, और किसके बैल है भाई मेरे, झूरी किसान के बैल है हीरा और मोती। झूरी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता भाई मेरे, यानी झूरी जो किसान है वो अपने दोनों बैल हीरा और मोती से क्या करता भाई, बहुत ज्यादा प्रेम करता है और उन्हीं के साथ परिवार जैसा व्यवहार करता है। यानी झूरी जो है हीरा और मोती के साथ अपना भैया फैमिली मेंबर के जैसा व्यवहार करता है, समझ गए। हीरा और मोती को झूरी बहुत प्रेम करता है और दोनों बैल भी कह सकते हो कि अपने मालिक को या इसको घर वालों को भाई मेरे बहुत प्रेम करते हीरा और मोती। ठीक है, झूरी की पत्नी, भाई झूरी की जो पत्नी है उसको ये पसंद नहीं था कि भाई मेरे झूरी जो है अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है, उसको बहुत लगाव है। झूरी की पत्नी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, यानी झूरी की पत्नी जो है उसको हीरा और मोती थोड़े कम पसंद है, उनको डिसलाइक करती है, हमारी समझ लो भाई मेरे। ठीक है, झूरी के साले के लिए बैलों को कुछ समय के लिए भेज देती है, यानी भाई मेरे झूरी की जो पत्नी है वो क्या करती है कि हीरा और मोती को कुछ समय के लिए अपने भाई के यहां भेज देती है। यानी झूरी जो है, झूरी की पत्नी अपने भाई यानी झूरी का जो साला है एक दिन आता है और हीरा और मोती को अपने साथ लेकर के जाता है। यानी झूरी के साले के साथ यह बैल जो है अत्यधिक काम लिया जाता है भाई मेरे। जब झूरी का साला हीरा और मोती को अपने घर लेकर के जाता तो भाई मेरे हीरा मोती से खूब काम करवाता है, खूब उनसे खेत जोतवाता है, खूब उनसे बोझा ढुलवाता है। हीरा और मोती का कह सकते भाई कचूमर निकाल, यानी झूरी जो अपने दोनों बैलों हीरा और मोती से बहुत प्रेम करता था और जब हीरा और मोती को कह सकते झूरी का साला यानी कह सकते झूरी की पत्नी का जो भाई वो अपने घर ले जाता है तो हीरा मोती से बहुत काम करवाता है, बहुत काम लिया जाता है। उन्हें ठीक से चारा नहीं मिलता भाई, हीरा और मोती को कह सकते झूरी के साले के यहाँ पर ना तो चारा मिलता है और उनको हीरा और मोती को भाई मेरे उसके साले के यहाँ पर बहुत मारा पीटा भी जाता है। इस व्यवहार को देख करके हीरा और मोती भाई मेरे बहुत दुखी होते हैं और भाई मेरे खूंटा तोड़ करके कह सकते हो कि अपना जो खूंटा जिसमें जानवर बांधा जाता है कह सकते हो उसको तोड़ करके उसके साले के यहां से भाई मेरे दोनों हीरा और मोती भाग आते हैं। कहां पर, झूरी के यहां, क्योंकि झूरी जो है भाई मेरे अपने दोनों बैलों हीरा और मोती से भाई मेरे बहुत प्रेम करता था और हीरा और मोती में भी भाई मेरे बहुत दोस्ती है। ठीक है, हीरा मोती आपस में भाई मेरे बहुत पक्के दोस्त हैं, बहुत पक्की दोस्ती। हीरा मोती दोनों बैल हैं, जानवर हैं कह सकते हो। और भाई मेरे उसका साला ले गया, झूरी का साला हीरा मोती को ले जाता, खूब काम करवाया। हीरा मोती को न तो चारा मिलता था न तो पानी मिलता था भाई मेरे उसके यहाँ, और हीरा मोती को खूब मारा जाता था। तो हीरा मोती परेशान होकर के कह सकते उसके साले के यहाँ से भाग आते, हीरा और मोती दोनों बैल हैं। भागते समय जब हीरा मोती भाग करके आते तो उसमें रास्ते में बहुत दिक्कत आती, कहीं कोई सांड मिल जाता है, कहीं कोई पकड़ लेता है, लेकिन किसी प्रकार से तोड़ते ताड़ते कह सकते हीरा मोती किसी तरह से अंत में झूरी के घर पर पहुंच जाते हैं। झूरी इन्हें देख करके भाई मेरे खूब प्रसन्न होता है और इन बैलों को गले से लगा लेता है। और कहानी कह सकते, कहानी का भाव यह है कि यह प्रेम और संबंधों की कहानी है। जो दोनों बैल हैं हीरा मोती आपस में भी प्रेम करते हैं, हीरा मोती से भाई मेरे झूरी भी प्रेम करता है, लेकिन इस प्रेम को देख करके उसकी पत्नी खुश नहीं होती है
और दोनों बैलों को अपने भाई के यहाँ, झूरी के साले के यहाँ भेज दिए जाते हैं। हीरा मोती को बहुत मारा जाता, पीटा जाता, उनसे काम लिया जाता है। इससे हीरा मोती परेशान होकर के खेत तोड़ करके अपने मालिक के यहाँ चले जाते हैं और बाद में उसकी पत्नी फिर हीरा मोती को उसके पास भेजने का प्रयास करती है। बाद में दोनों बैल नहीं जाते हैं। तो भाई मेरे, ये जो कहानी है अत्याचार की कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेम की कहानी है, हीरा मोती की दोस्ती की कहानी है। और झूरी अपने बैलों से कितना लगाव है, एक कहानी खास तौर से दो बैलों की कथा हमको बताती है। दो बैलों की कथा बताती कि पशु भी कितना प्रेम करते हैं, पशुओं से भी कितना लगाव होता है। पशु और जानवरों में भाई मेरे हमको दोस्ती देखने को मिलती है। यह कहानी हमको बताती किस प्रकार से हीरा मोती, भाई हीरा फंस जाता कहीं कहीं पर, मोती कहीं फंस जाता तो हीरा मोती को निकालता, मोती हीरा को निकालता है। ठीक है, हीरा और मोती में दोस्ती बहुत ज्यादा है। और हीरा मोती भाई मेरे कह सकते हैं अपने मालिक यानी जो किसान झूरी है उससे बहुत प्रेम करते हैं। और जब हीरा मोती भाई मेरे अपने झूरी के साले के यहाँ जाते हैं तो उसको वहां चारा नहीं मिलता, पानी मिलता, खूब काम लिया जाता। वहां एक लड़की हीरा मोती को, छोटी सी गुड़िया बच्ची है, ला करके रोटी ला करके देती है। तो हीरा मोती देख करके उसको बड़े खुश होते हैं। तो हीरा मोती की दुख की कहानी है, हीरा मोती किस प्रकार से अपने मालिक किसान झूरी से प्रेम करते हैं। हीरा मोती की दोस्ती की कहानी जो है भाई मेरे, ये दो बैलों की कथा है। दो बैलों की कथा एक जानवर के प्रेम को बताने वाली कहानी भाई मेरे मुंशी प्रेमचंद की, कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कहानियों में से कहानी है। आप लोगों ने कह सकते हो भाई मेरे छोटी क्लासों में अगर आप लोग पढ़े होंगे, खासतौर से नाइन्थ में मुझे लगता है कहानी आती है, पहले आती थी अब आती मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो दो बैलों की कथा है बहुत ही आप लोगों ने जरूर छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो दो बैलों की कथा की भाई मेरे इसका विशेषता बतानी है। तो भाई दो बैलों की जो कहानी है ना, ग्रामीण कहानी है, गांव की एक कहानी है, ग्रामीण परिवेश की कहानी है। इस कहानी में, कहानी जो है दो बैलों की कथा पूरी तरह गांव पर आधारित कहानी है। इसमें खेत खलिहान के बारे में है, किसान के बारे में है, पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। तो दो बैलों की कथा कैसी कहानी भाई मेरे, गांव की कहानी है, ग्रामीण परिवेश की कहानी है, जो कि यथार्थवादी कहानी है। और इसमें हीरा मोती की दोस्ती और किस प्रकार से झूरी अपने दोनों बैलों से प्रेम करता है, इसका सुंदर चित्रण कह सकते हो कि प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी में किया है। यह कहानी किसान और पशु प्रेम को बताती है कि भाई पशु किस प्रकार से अपने मालिक से प्रेम करते हैं। मनुष्य और पशुओं के बीच जो भावनात्मक लगाव है इसको बताता। झूरी अपने बैलों से कितना प्रेम करता है इस कहानी बताती है। और बैल भी अपने मालिक झूरी से कितना प्रेम करते हैं, उसके मालिक है ना, तो स्वामी भक्ति की बात भी कह सकते हैं कहानी बताती है कि भाई मेरे जो दोनों बैल हैं वो किस प्रकार से अगर आप देखोगे तो इससे प्रेम करते हैं। ये कहानी यह भी बताती है सामाजिक यथार्थ की कहानी है, यानी दो बैलों की जो कथा कहानी है एक ग्रामीण समाज की कहानी है। और भाई गांव में भाई जानवरों को मारा जाता, अत्याचार किया जाता है, पशु जानवरों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। और जो गरीब किसान है उस प्रकार की कहानी भाई दो बैलों की कहानी है। दो बैलों की कहानी बताती कि भाई जानवरों को कितना मारा जाता है, उनसे काम लिया जाता है। यह कहानी यह भी बताती है प्राकृतिक परिवेश की कहानी है। इस कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें गांव का जिक्र है, खेत खलिहान है, सड़क है, खुले आंगन है। तो प्राकृतिक परिवेश से भी जुड़ी कहानी क्या है भाई मेरे, दो बैलों की कहानी है। इसमें अगर आप देखो गांव का बारे में जिक्र है, खेत खलिहान है, सड़कें हैं, जंगल हैं, खुले मैदान है, खुले आकाश का भी जिक्र आता है। तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक परिवेश किससे जुड़ी कहानी क्या है भाई मेरे, दो बैलों की जो आपकी कथा जोड़ी कहानी ये है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नैतिक वातावरण की बात करती है, यह कहानी नैतिक मूल्यों की बात करती है। इस कहानी में अगर आप देखोगे प्रेम की बात की गई है, झूरी अपने दोनों बैलों से कितना प्रेम करता है, हीरा मोती आपस में कितना प्रेम और दोस्ती है कहानी बताती है। दया की बताती है कि भाई मेरे किस प्रकार से हीरा मोती जो है झूरी से प्रेम करते हैं। और दया की बात आती किस प्रकार से पशु प्रेम के बारे में कहानी बात करती है। स्वतंत्रता की बात ये कहानी करती है, किस प्रकार से हीरा मोती को बांध दिया जाता है और हीरा मोती खूंटा तोड़ करके और अपना जो बांधा गया उसको तोड़ करके भागते। जानवर भी भाई मेरे स्वतंत्रता चाहता है, जानवर भी सम्मान पाना चाहते हैं। एक कहानी नैतिक वातावरण को बताती है, ये प्रतीकात्मक कहानी है। यहां पर दो बैलों के माध्यम से जो प्रेमचंद है वो शोषण को बताते हैं कि भाई जिस प्रकार से बैलों को मारा पीटा जाता है उसी प्रकार से हमारे समाज में भी लोगों के साथ शोषण दमन होता है। जिस प्रकार से हीरा मोती अपना खूंटा तोड़ करके भाग रहे हैं उसी प्रकार से इंसान जो है वह भी स्वतंत्रता चाहता है, वह भी कहीं बंधना नहीं चाहता है। इस प्रकार का बातें कौन बताता भाई, मुंशी प्रेमचंद। यानी हर इंसान, हर व्यक्ति जो है स्वतंत्रता चाहता है, कोई बंधन में नहीं बंधना चाहता है। दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी यही बात इस कह सकते भाई मेरे दो बैलों की कथा में बता रहे हैं।
और दो बैलों की कथा जो भाई मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा हमारी क्या भाई मेरे महत्वपूर्ण कहानियों में से कहानी है। तो दो बैलों की कथा जो है ये प्रेमचंद की ग्रामीण परिवेश की कहानी है, जिसमें दो बैल हीरा और मोती के माध्यम से एक पशु प्रेम के बारे में और पशु कितने ईमानदार होते हैं और पशु कितना दयान होते, पशुओं की ईमानदारी के बारे में, हीरा मोती दोनों आपस में कितना प्रेम है, कितना लगाव है, ये कहानी हमको बताती है। मानवीय संवेदनाओं की गहराई से बताने वाली कहानी जो है भाई मेरे ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा है। इसमें सिर्फ दो बैल ही नहीं है, दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद बता रहे भाई पशु कितना प्रेम करते हैं, जानवरों के अंदर कितना लगाव है, कितना प्रेम है। जानवर भी अपने मालिक, भाई झूरी को लेकर के जानवर देखो हीरा मोती बिल्कुल टूट पड़ते हैं, और झूरी भी अपने दोनों बैलों से कितना प्रेम करता है, और हीरा मोती में आपस में कितनी दोस्ती है, कितना लगाव है, कितना भाईचारा है, कह सकते भाई मेरे। ये कहानी हमको यही बताती है। ये कहानी जानवरों के माध्यम से, यानी हीरा मोती के माध्यम से प्रेमचंद यही बता रहे हैं भाई मेरे, हर आदमी आजादी चाहता है, कोई भी खूंटे से बंधना नहीं चाहता है। प्रेमचंद अपने दो बैलों के माध्यम से, और जैसे इसमें बताते हीरा मोती को मारा जाता है, हीरा मोती को चारा नहीं मिलता है, हीरा मोती को कोई पानी नहीं पूछता है, और खूब काम हीरा मोती से लिया जा रहा है। ये मुंशी प्रेमचंद करें, हमारे समाज में भी यही भाई मनुष्यों के साथ यही होता है। जो व्यक्ति कमजोर है उसको भी पकड़ करके उस पर भी शोषण दमन हमारे समाज में खूब होता है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी इसी बात को बता रहे हैं। तो बहुत बढ़िया कहानी है, और इससे भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो मैं आपको नोट्स के थ्रू जो बातें बता रहा हूं, मुझे लगता है आप नोट्स के थ्रू अगर आप लिखेंगे तो एग्जाम में बेहतर लिख पाएंगे, क्योंकि आपको ये पूरा हेडिंग वाइज है, पॉइंट वाइज है, नंबर भी आपको हो सकता है ज्यादा एग्जाम में मिल सकते हैं। हेडिंग वेडिंग बना करके लिखे, डायग्राम बना करके लिखे, तो एग्जाम में आपको ज्यादा नंबर जरूर मिलेगा और अच्छे से लिख करके आएगा। ठीक है, चलिए अगली कहानी बताता हूं जो नेक्स्ट